आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है मानव विकास और सीखना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चा दुनिया को समझना कैसे सीखता है, हमारा व्यक्तित्व जीवन भर कैसे विकसित होता है और हमारे व्यवहार के पीछे आखिर कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हम मनोविज्ञान के कुछ सबसे बड़े विचारकों की मदद लेंगे। हमारे पास जीन पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की, फ्रॉयड और स्किनर जैसे कई बड़े नाम हैं। हमारा मकसद है इन जटिल विचारों को सरल बनाना। हाँ, और ये देखना कि वे असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इन्हें कुछ हिस्सों में बांट कर देखें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहले हम ये जानेंगे कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, पियाजे और वाइगोत्स्की के नजरिए से। फिर हम व्यक्तित्व और नैतिकता के विकास को समझने के लिए एरिक्सन और कोहलबर्ग की बात करेंगे। और अंत में हम व्यवहार के पीछे के कारणों को फ्राइड और व्यवहारवादियों के माध्यम से जानेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए जीन पियाजे से शुरू करते हैं। उनका सबसे दिलचस्प विचार, मुझे ये लगता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। मतलब वो खाली कागज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ खुद बनाते हैं। पियाजे कुछ खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्कीमा। क्या ये जानकारी का एक मानसिक पैकेट है? हाँ, कह सकते हैं। जैसे एक बच्चे के दिमाग में पक्षी का स्कीमा है, एक उड़ने वाली चीज। ठीक है। फिर आता है अनुकूलन। इसमें दो चीजें हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। ये क्या है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने एक काली बिल्ली देखी। उसके दिमाग में पहले से बिल्ली का स्कीमा है, तो वो उसे भी बिल्ली कहता है। ये है आत्मसातकरण, मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ लेना। अच्छा, लेकिन अगर वो कुत्ते को देखकर पहले बिल्ली कह दे, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं। सही सवाल। लेकिन फिर वो कुत्ते को भौंकते हुए सुनता है और समझता है कि ये कुछ और है, तो वो अपने स्कीमा को बदलता है, एक नया स्कीमा बनाता है, कुत्ता। इसे समायोजन कहते हैं। तो समायोजन ही असली सीखना है। बिल्कुल, यही असली प्रक्रिया है। ये दिखाता है कि बच्चों की सोच सिर्फ वयस्कों की सोच का छोटा रूप नहीं है, वो गुणात्मक रूप से अलग है। जब उनकी पुरानी समझ और नई जानकारी में टकराव होता है, तो वो संतुलन बनाने के लिए सीखते हैं। पियाजे ने विकास के 4 चरण भी बताए थे, जैसे शुरुआती संवेदी गामक चरण। हाँ, उसमें बच्चे वस्तु स्थायित्व सीखते हैं। मतलब जो चीज आंखों के सामने नहीं, वो भी मौजूद है। जी। और फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण में वे जीवित्व दिखाते हैं। जैसे ये सोचना कि उनकी गुड़िया को भी दर्द होता है। बिल्कुल। अब आते हैं लेव वाइगॉत्स्की पर, जो पियाजे से कई बातों पर असहमत थे। हाँ, वाइगॉत्स्की का मानना था कि विकास अकेले नहीं होता, ये समाज, संस्कृति और सबसे जरूरी भाषा के माध्यम से होता है। उनकी 2 अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण है। एक है ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ZPD यानी वो दायरा जहां बच्चा किसी की मदद से कुछ सीख सकता है, जो वो अकेले नहीं कर सकता, एक तरह का मैजिक जोन। और दूसरी है स्कैफोल्डिंग, ये पहाड़ या मचान की तरह है। बिल्कुल सही। ये वो अस्थायी मदद है जो सीखने के दौरान दी जाती है, जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे से कैरियर पकड़ना, या किसी सवाल को हल करने में छोटा सा संकेत देना। एकदम सही। और जब बच्चा सीख जाता है, तो आप वो मदद हटा लेते हैं। तो यहाँ दोनों के बीच का मुख्य अंतर समझना जरूरी है। पियाजे के लिए बच्चा पहले एक चरण तक विकसित होता है, फिर सीखता है। और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना और सामाजिक संवाद ही विकास को आगे बढ़ाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वाइगोत्स्की ने निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच को भी बहुत महत्व दिया। अच्छा, जब बच्चे खुद से बोल बोल कर काम करते हैं। हाँ, पियाजे इसे बच्चे का अहंकेंद्रित होना मानते थे, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि ये बहुत जरूरी है। ये उनके लिए अपने कामों को दिशा देने का एक टूल है। चलिए, अब व्यक्तित्व के विकास पर आते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत कहता है कि विकास सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है। हाँ, ये जीवन भर चलता है। उन्होंने जीवन को 8 चरणों में बांटा है। और हर चरण में एक मनोवैज्ञानिक संकट होता है। जी, जिसे सुलझाना होता है। जैसे किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, उसका संकट है पहचान बनाम भ्रांति, मैं कौन हूँ। बिल्कुल। और अगर ये संकट हल हो जाता है, तो कर्तव्य निष्ठा का गुण विकसित होता है। और मध्यायु का क्या, 40 से 65 वर्ष? वहां संकट है जननात्मकता बनाम स्थिरता, मतलब अगली पीढ़ी के लिए कुछ करने की चाह। अगर वो चाह पूरी ना हो तो एक ठहराव, एक निराशा का भाव आता है। एरिक्सन का सिद्धांत बहुत आशावादी है।
वो जीवन के हर पड़ाव को महत्वपूर्ण मानता है। सही बात है। अब बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। हाँ, और उसके लिए उन्होंने बच्चों को हाइंस की दुविधा जैसी कहानियां सुनाई। चलिए अब मनोविज्ञान के एक बहुत प्रसिद्ध और विवादास्पद विचारक सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं। फ्रॉइड का मानना था कि हमारे व्यवहार को हमारा अचेतन मन नियंत्रित करता है। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 हिस्से बताए, आइड, सुपर ईगो और ईगो। आइड क्या है? आइड यानी इद, वो हमारी राक्षसी प्रवृत्ति की तरह है। वो तुरंत सुख चाहता है, उसे बस मजा चाहिए अभी। और सुपर ईगो, इसका उल्टा, एक फरिश्ता। हाँ, परमअहम, जो नैतिकता और देवत्व का प्रतीक है, जो समाज के नियम सिखाता है। तो फिर ईगो का क्या काम है? वो कहाँ है? ईगो यानी अहम, एक पुलिसकर्मी की तरह इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। वो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। वो आइड की इच्छाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। फ्रॉइड के विचार, खासकर उनके मनोयौनिक विकास के चरण, हमेशा विवादास्पद रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान पर उनका प्रभाव बहुत गहरा है। सही है। अब एक बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण पर चलते हैं, व्यवहारवाद। हाँ, बीएफ स्किनर जैसे व्यवहारवादियों का मानना था कि हमारा व्यवहार हमारे मन से नहीं बल्कि बाहरी परिणामों से तय होता है। तो मन एक ब्लैक बॉक्स है उनके लिए। हाँ, स्किनर ने पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत दिया। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है कोई इनाम देना, जैसे तारीफ करना। जी। और नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है किसी कष्टदायक चीज को हटा लेना। 1 मिनट, ये सजा नहीं है? नहीं, ये सजा नहीं है। ये भी व्यवहार को बढ़ाता है। जैसे शोर से बचने के लिए सीट बेल्ट लगाना। यहाँ शोर का हटना ही नकारात्मक पुनर्बलन है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। व्यवहारवाद में पावलोव का कुत्ते पर किया गया प्रयोग भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, जिसमें उन्होंने घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आने का अनुबंधन किया था। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। इन सभी व्यवहारवादियों का सार एक ही है, व्यवहार उसके परिणामों से सीखा जाता है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता है कि अगर किसी काम का नतीजा संतोषजनक हो तो हम उसे दोहराते हैं। यह दृष्टिकोण फ्रॉइड के आंतरिक मन के सिद्धांत के बिल्कुल एकदम विपरीत है। बिल्कुल, और इसका शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जहां पुरस्कार और अभ्यास को महत्व दिया जाता है। तो आज हमने मानव विकास और सीखने को समझने के कई अलग-अलग नजरियों पर बात की। पियाजे के नन्हे वैज्ञानिक से लेकर वाइगोस्की के सामाजिक सीखने तक, एरिक्सन के जीवन भर के विकास से लेकर कोहलबर्ग के नैतिक सीढ़ी तक, और फ्रायड के अचेतन मन से लेकर स्किनर के बाहरी पुनर्बलन तक। तो क्या कोई एक सिद्धांत सही है? नहीं, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई एक सिद्धांत पूरी तरह सही या गलत नहीं है। ये सभी इंसान को समझने के अलग-अलग चश्मे या लेंस की तरह हैं। मतलब एक शिक्षक पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के विचारों का उपयोग कर सकता है। बिल्कुल, और एक चिकित्सक एरिक्सन या फ्रायड के सिद्धांतों से मदद ले सकता है। असली समझ इन सभी दृष्टिकोणों को मिलाकर ही बनती है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। ये सभी सिद्धांत 20वीं सदी में विकसित हुए थे। आज के डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे स्क्रीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बड़े हो रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां सीखने के तरीके बदल गए हैं, क्या ये सिद्धांत अभी भी उतने ही प्रासंगिक हैं या हमें मानव विकास को समझने के लिए पूरी तरह से नए सिद्धांतों की आवश्यकता है?